Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT for Math, Ganit, Prakash. So we have started chapter number 3, already covered its 4 parts. Now we are moving ahead with the last part, part number 5. So if you haven't watched all the chapters, all the videos yet, which we have already done, please go through the links given in the description box. So let us just start with this part. Exercise 3.10, an unsolved mystery, the Collatz conjecture. सो कोलैप्स कंजेक्चर क्या होता है ये हम जानेंगे इस एक्सरसाइज में. सो लुक एट द सीक्वेंस बिलो. द सेम रूल इज अप्लाइड इन ऑल सीक्वेंस. यहाँ कुछ सीक्वेंस दिए हैं, इन सभी सीक्वेंस में एक ही रूल अप्लाई हुआ है. डू यू सी हाउ दी सीक्वेंस वर फॉर्म? कैसे ये सीक्वेंस फॉर्म हुए हैं तो इसके बारे में हम देखेंगे. पहले रीड कर लेते हैं. सो यहाँ दिया है द रूल इज. रूल क्या है? वन स्टार्ट्स विद एनी नंबर. चाहे आप किसी भी नंबर से स्टार्ट करिए. इफ द नंबर इज इवन, अगर इवन नंबर है देन टेक हाफ ऑफ इट, उसका आधा कर दीजिए. इफ द नंबर इज ऑड, अगर ऑड नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं सो उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 से और उसमें 1 ऐड कर दीजिए. ठीक है, और ये प्रोसेस आप रिपीट करते जाइए. सो नोटिस दैट ऑल 4 सीक्वेंस अबव इवेंचुअली रीच द नंबर 1. In 1937, the German mathematician Lothar Kolatz conjectured that the sequence will always reach 1. रिगार्डलेस ऑफ द होल नंबर यू स्टार्ट विद. सो आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कीजिए. अभी हम ऊपर के सीक्वेंस भी देखेंगे. उसको अगर इस प्रोसेस से आपने किया कि इवन है तो हाफ करते जाएं, ऑड है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करें और 1 ऐड करते जाएं, तो रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा. ये किसने पता किया ये सिस्टम? तो 1937 में एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिनका नाम था लोथर कोलैट्स. तो उन्होंने ये पता किया था. इवन टुडे डिस्पाइट मैनी मैथमेटिशियन वर्किंग ऑन इट, इट रिमेन्स एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम as to whether Collatz conjecture is true. Collatz conjecture is one of the most famous unsolved problems in mathematics. So आज भी बहुत सारे मैथमेटिशियन इस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये अनसॉल्व मिस्ट्री जैसा है. पता नहीं है कि जो ये कोलैट्स कंजेक्चर है ये ट्रू है या नहीं है. लेकिन जितना तक भी सॉल्व कर पाए हैं ये ट्रू साबित हुआ है, लेकिन अभी भी लोग इस पे वर्क कर रहे हैं. तो देखते हैं कौन कौन से सीक्वेंस थे. अब एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं. तो पहला देखिए 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2 and 1. ये हमें सीक्वेंस दिया हुआ है. तो पहला नंबर क्या है? 12 है. सो हम स्टार्ट किससे करेंगे? 12 से. 12 एक इवन नंबर है. इवन नंबर हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी नंबर 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए, या जिसको 2 से हम डिवाइड करें तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, या फिर उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, तो इस हिसाब से 12 क्या हो गया? इवन नंबर है. तो अब एक बार मैं यहाँ पर रूल लिख देती हूँ. बार बार नहीं लिखूंगी बट एक बार कर लेते हैं ताकि हमेशा हर क्वेश्चन में हम इसे फॉलो करें. सो कोलैट्स कंजेक्चर एक्सप्लेनेशन क्या है? The Collatz conjecture states that if you take any positive integer and apply the following operation repeatedly, the sequence will eventually reach the number 1. जो नीचे 2 रूल दिए गए हैं, अगर आप उनको फॉलो करके किसी भी पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा. सो अगर इवन नंबर है तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, और ऑड नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करते जाइए. ठीक है, सो ये रूल है 2 कोलैट्स कंजेक्चर के. इस हिसाब से हमें सीक्वेंस को देखना है. तो देखो पहला 12 है, तो 12 क्या है? इवन नंबर है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे. इवन को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आया? 6 आया. 6 भी इवन नंबर है, तो इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा. फिर 3 क्या है? ऑड नंबर है. तो अब ऑड नंबर को कैसे करते हैं? इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड करो, तो क्या आएगा? 10. कैसे? 3 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया, तो 3 3 जार 9 एंड 1 10. ठीक है, फिर 10 आया. 10 क्या है? इवन नंबर है. फिर इसको 2 से डिवाइड करो तो 5 आया. 5 क्या है? ऑड नंबर है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 3 जार 15 और 1 ऐड किया तो 16. फिर 16 आया. 16 इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करो, 8 आया. फिर 8 इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करो, 4 आया. 4 इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 आया. 2 इवन नंबर है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया? 1. तो लास्ट में 1 आ गया. इसका मतलब यहाँ पर कोलैट्स कंजेक्चर जो है हमारा बिल्कुल सही साबित हो रहा है ना. सो देखो 16 के बाद से जो भी मैंने प्रोसेस किया है वो आप ध्यान में रखना. आगे कहीं आएगा तो 16 के बाद मैं आपको यही बोलूंगी कि पहले हमने जैसे किया है वैसे ही आएगा आंसर. ठीक है, तो अब अगला सीक्वेंस देख लेते हैं. देखिए पहला नंबर हमने 17 से स्टार्ट किया, तो 17 क्या है? ऑड नंबर है. तो ऑड नंबर है तो 17
को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 52। सेकेंड नंबर देखो सीक्वेंस में ऊपर 52 है ना। फिर 52 इवन नंबर है, इसको फिर 2 से डिवाइड करो तो 52 को 2 से डिवाइड किया तो 26। देखो सीक्वेंस में ऊपर 26 थर्ड नंबर है। फिर 26 भी इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड किया तो 13 आया। 13 हमारा ऑड नंबर है तो इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 3 आर 39 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 39 और 1 40। 40 इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 20। 20 भी इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10। 10 इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। 5 ऑड नंबर है तो पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 आर 15 और 1 ऐड करेंगे तो 16। फिर ऐसे ही 16 आ गया। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था 16 इवन नंबर है, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4। 4 को करेंगे 2 से डिवाइड तो 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। लास्ट में 1 ही आना है। तो जितने भी नंबर मैंने यहाँ पिंक कलर में लिखे हैं देखिए ऊपर सीक्वेंस में मैच हो रहे हैं ना। 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 है ना। अब ये 17 से सीक्वेंस स्टार्ट हुआ है तो आगे डी वाला जो पार्ट है ना उसमें देखिए यहाँ 17 आ रहा है बीच में। तो जब मैं डी क्वेश्चन करूंगी तो 17 तक ले आएंगे और 17 के बाद मैं कहूंगी कि बी वाले जैसा सॉल्व होगा जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया 17 से स्टार्ट किया। नाउ सी सीक्वेंस है 21 पहला नंबर है, ऑड नंबर है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64। 64 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे 32। 32 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16। 16 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे 8। ये अभी हम पहले कर चुके हैं ना। फिर फाइनली 2 इवन नंबर है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। जो सेम है वो मैं एज इट इज लिख रही हूँ, आप पीछे से रेफर कर सकते हैं। फिर डी वाला अभी मैंने आपको बताया था। सो 22 देखिए पहला नंबर है, ये क्या है इवन है तो 2 से डिवाइड किया 11। 11 ऑड नंबर है तो पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो 11 3 33 और 1 ऐड करेंगे तो 34। फिर 34 इवन नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड किया तो 17। अब 17 के बाद फिर से वही ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 जैसे हमने बी वाले क्वेश्चन में किया था। तो आप ऐसे ही रिपीट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक सम मोर कोलैप्स कंजेक्चर और सीक्वेंस लाइक दोज अबव स्टार्टिंग विद योर फेवरेट होल नंबर। डू you always reach 1? Do you believe the conjecture of collapse that all such sequences will eventually reach 1? Why or why not? So आपका ऐसा ही कोई सा भी एक सीक्वेंस बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ। 7 से स्टार्ट किया तो 7 ऑड नंबर है, so 7 3 21 और प्लस 1 22। फिर 22 इवन नंबर है, डिवाइडेड बाय 2 11 आ जाएगा। 11 ऑड नंबर है तो 11 मल्टीप्लाई 3 33 और प्लस 1 किया 34। फिर 34 को 2 से डिवाइड किया तो फिर 17 आ गया। 17 मैंने अभी जस्ट बताया आपको कैसे करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बी वाला पार्ट किया था। तो क्या हम हमेशा 1 पे आ रहे हैं? सो अकॉर्डिंग टू कोलैप्स कंजेक्चर यस, नो मैटर विच नंबर यू आर स्टार्ट विद यू विल इवेंचुअली रीच 1। किसी भी नंबर से आप स्टार्ट कीजिए तो अकॉर्डिंग टू कोलैप्स कंजेक्चर हम 1 पे आते हैं। तो यस, जितने भी नंबर हमने ट्राई किए हम 1 पे आ रहे हैं। नाउ डू यू बिलीव द कंजेक्चर इज ट्रू? क्या लगता है आपको ये सही है? सो मैथमेटिकली नो काउंटर एग्जाम्पल हैज बीन फाउंड एंड ऑल टेस्टेड नंबर्स इवेंचुअली रीच 1। अभी तक कोई भी इसके अपोजिट में आंसर आया हो ऐसा कुछ मिला नहीं है। जितने भी टेस्ट किए गए हैं नंबर्स पे सब में आखिर में 1 ही आया है। बट बिकॉज अ फॉर्मल प्रूफ इज स्टिल लैकिंग इट्स कंसिडर्ड एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। लेकिन अभी भी कोई एक फॉर्मल प्रूफ नहीं दिया है किसी ने, तो अभी तक ये अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं ना। एक्सरसाइज 3.11 सिंपल एस्टिमेशन। एस्टिमेट करना मतलब अनुमान लगाना, सबसे सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें आप कुछ भी अनुमान लगा के लिखोगे आपका गलत नहीं होगा। So at times we may not know or need an exact count of things and estimate is sufficient for the purpose at hand. कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता, हम अंदाजा लगाते हैं। For example, your school headmaster might know the exact number of students enrolled in your school, but you may only know an estimated count. How many students are in your school? About 150, 400, 1000. So कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके स्कूल के जो हेडमास्टर होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे, उन्हें हो सकता है कि एक्चुअल डेटा पता हो कि कितने बच्चे आपके स्कूल में हैं, लेकिन आपको एक अंदाजा हो सकता है। कैसे आप ये अंदाजा लगाते हैं? जैसे यहाँ पर प्रोमिता क्लास सेक्शन हैज 32 चिल्ड्रन। प्रोमिता जो स्टूडेंट है उसकी क्लास जो सेक्शन है उसका, उसमें 32 बच्चे हैं। द अदर 2 सेक्शन ऑफ हर क्लास है तो 29 एंड 35 चिल्ड्रन। सो शी एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हर क्लास टू बी अबाउट 100। सो प्रोमिता जिस क्लास में उसमें 3 सेक्शन है तो उसके सेक्शन में 32 चिल्ड्रन है,
बाकी के 2 सेक्शन में 29 और 35 चिल्ड्रन हैं। तो टोटल निकाल लिया उसने और फिर एस्टिमेट लगाया कि लगभग इतने ही बच्चे हर क्लास में होंगे, अबाउट 100 होंगे, ठीक है। सो अलोंग विद क्लास 6 हर स्कूल हैज क्लास 7 to 10, ईच क्लास हैज 3 सेक्शन इन ईच। सो उसके स्कूल में क्लास 6 के अलावा 7 से 10 तक भी क्लासेस हैं और हर क्लास में 3-3 सेक्शन है। सो उसने एज्यूम किया अ सिमिलर नंबर इन ईच क्लास एंड एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर स्कूल टू बी अराउंड 500। सो उसकी क्लास के तीनों सेक्शन को मिलाकर उसने देखा कि 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उसने अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया कि हर क्लास में 100 बच्चे हैं। तो क्या निकला कंक्लूजन कि सभी क्लास 6 से 10 तक टोटल उसके स्कूल में 500 बच्चे हैं। सो ये एस्टिमेट होता है, हमें एक्चुअल नहीं पता होता, अंदाजा लगाते हैं। फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला है वी शैल डू सम सिंपल एस्टिमेट्स, इट इज अ फन एक्सरसाइज एंड यू मे फाइंड इट अम्यूजिंग टू नो द वेरियस नंबर्स अराउंड अस। रिमेंबर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एग्जैक्ट नंबर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, शेयर योर मेथड ऑफ एस्टिमेशन विद द क्लास। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें आपको सिर्फ अंदाजा लगाना है, ये आपको एंजॉय करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, कोई गलत नहीं है, सबका अंदाजा अलग अलग हो सकता है। आपको फिर अपने क्लास में इसको शेयर भी करना है। जैसे स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक, आपको चल के जाना है तो कितने कदम आप चलेंगे, कब, ए। फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर, जहां पर अभी आप अपनी क्लास में बैठे हैं वहां से क्लास डोर तक जाने के लिए, मतलब जहां दरवाजा है वहां तक जाने के लिए कितने स्टेप चलेंगे। तो ये कुछ भी हो सकता है, कौन कहाँ बैठा है उस पर डिपेंड करता है, तो आपको अंदाजा लगाना है, एस्टिमेट करना है। तो इसका आंसर तो कुछ मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि ये आप अंदाजा लगा के लिखेंगे कि 60 स्टेप्स हो सकता है या 10 स्टेप्स हो सकते हैं या 2 स्टेप्स हो सकते हैं अगर आप बिल्कुल पास बैठे हैं तो। ओके, तो ये आप अंदाजा लगाएंगे। अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, अब स्कूल का ग्राउंड जहां से शुरू हुआ और जहां तक खत्म हुआ है कितने स्टेप्स होंगे, तो ये आप अंदाजा लगाइए आपके स्कूल का ग्राउंड कितना बड़ा है उस हिसाब से। फ्रॉम योर क्लासरूम डोर टू स्कूल गेट, आपकी जो क्लास है उसके दरवाजे से लेके स्कूल का जो मेन गेट है वहां तक कितना डिस्टेंस होगा। फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, और आपके स्कूल से लेके घर तक कितना डिस्टेंस होगा। ये सब सिर्फ एक फन एक्सरसाइज है, अंदाजा लगाने के लिए आपको कहा जा रहा है। नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज और नंबर ऑफ ब्रीथ यू टेक, तो कितनी बार आप अपनी पलकें झपकते हैं या सांस लेते हैं इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इन अ मिनट। सो 1 मिनट में आप कितनी बार अपनी पलकें ब्लिंक करते हैं, आइज जो है फ्लिकर करते हैं। सो लेट्स से 15 टाइम करते हैं, मैंने अज्यूम किया है ना, कोई हो सकता है 10 टाइम्स करता हो, कोई हो सकता है और ज्यादा बार करता हो। फिर 1 घंटे में 15 टाइम्स अगर मैं 1 मिनट में कर रही हूँ तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 15 मल्टीप्लाई 60, यानी कि मैं 900 टाइम्स ब्लिंक कर रही हूँ। देन इन अ डे, अब एक दिन में कितनी बार करूंगी। 1 घंटे में मैं 900 बार कर रही हूँ, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। 900 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 21,600। Okay, now name some objects around you that are a few thousand in number. आपके आसपास की कुछ चीजें बताइए जो कुछ हजार होंगी, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन हजार में होंगी। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी और लीव्स ऑन अ ट्री, एक पेड़ पे पत्ते हो सकते हैं 1000, या आपकी लाइब्रेरी में बुक्स हो सकती हैं 1000। देन मोर देन 10,000 इन नंबर, कुछ ऐसी चीज बताइए जो 10,000 से ज्यादा हो। तो जैसे एग्जांपल मैंने दिया ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन द ग्राउंड, जो रेत के कण हैं वो तो बहुत ज्यादा है, हम गिन भी नहीं सकते, है ना। या फिर अपने आप हेयर दे सकते हैं, बाल, ये भी तो बहुत ज्यादा है, काउंट नहीं कर सकते। तो कुछ भी एग्जांपल आप यहाँ बताएंगे। ओके, एस्टिमेट द आंसर, फिर से आपको गेस करना है। ट्राई टू गेस विद इन 30 सेकेंड, चेक योर गेस विद योर फ्रेंड्स। अब 30 सेकेंड के अंदर आपको गेस करके आंसर करना है। नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ टेक्स्ट बुक, आपकी मैथ टेक्स्ट बुक में कितने वर्ड्स हैं। मोर देन 5,000 या लेस देन 5,000, इट मस्ट बी मोर देन 5,000, ये मेरा अंदाजा है, आप अपनी बुक में अंदाजा लगाइए कि कितने वर्ड्स हो सकते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु ट्रैवल टू स्कूल बाय बस, आपके स्कूल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल बस से आते हैं। मोर देन 200 या लेस देन 200, मेरे हिसाब से तो मोर देन 200 होगा, आपको क्या लगता है वो आप अपने स्कूल के हिसाब से बताइए। नेक्स्ट है रोशन वांट्स टू बाय मिल्क एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट टू मेक फ्रूट कस्टर्ड फॉर 5 पीपल, वो 5 लोगों के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाना है, उसके लिए वो दूध लेगा और 3 टाइप के फ्रूट खरीदना चाहता है। ही एस्टिमेटेड द कॉस्ट टू बी 100 रुपी, उसने एक अंदाजा लगाया कि 100 रुपए तक का मेरा सारा सामान आ जाएगा। डू यू अग्री विद हिम, वाई और वाई नॉट, तो क्या लगता है आपको ये सही है। देखते हैं, मिल्क ½ लीटर मान लो लेगा, इट माइट कॉस्ट अराउंड 25 रुपीज, हो सकता है 25 का है, ये सिर्फ अंदाजा है, हम एक्चुअल नहीं लिख रहे हैं ना, आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो। 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स मान लो, एप्पल, बनाना और ग्रेप्स लिए उसने, तो 15 से
लेके 25 रुपए पर फ्रूट के हिसाब से हमने लिख दिया यहाँ पर। ग्रेप्स तो पर फ्रूट नहीं होगा, मान लो 250 ग्राम्स का हो गया है ना। सो टोटल कितना हो जाएगा, 25 मिल्क ले लिया और 3 फ्रूट्स का मान लो 75 रुपीज ले लिया, तो 25 प्लस 75 100 रुपीज, ठीक है। सो माइट बी रीजनेबल डिपेंडिंग ऑन फ्रूट प्राइस, हो सकता है ये रीजनेबल हो, लेकिन डिपेंड करता है फ्रूट का प्राइस कितना है। सो ये आपका अलग आंसर आ सकता है, मेरा अलग है, ये अंदाजे से हमें बताना है। Now, next is estimate the distance between Gandhinagar in Gujarat to Kohima in Nagaland. Hint, look at the map of India to locate these cities. गांधीनगर जो कि गुजरात में है और कोहिमा जो नागालैंड में है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। So, ये हमारे इंडिया का मैप है, यहाँ गुजरात है, ये पिंक कलर से, जो व्हाइट डॉट है ये गांधीनगर है गुजरात के अंदर। ऐसे ये जो रेड वाला हिस्सा देख रहे हैं नागालैंड है, और ये जो व्हाइट डॉट है ये कोहिमा है। सो गांधीनगर से लेके कोहिमा के बीच का डिस्टेंस कितना है। सो ये अगर आपने सोशल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, सोशल साइंस का, जो कि मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, सो उसके हिसाब से अगर मैं आंसर करूं तो इसका आंसर होगा अप्रॉक्स 2500 किलोमीटर। सो ये अगेन अंदाजा है, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए जो कि आपके सोशल के फर्स्ट चैप्टर से आपको मिल गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज शीतल इज इन ग्रेड 6 एंड सेज शी हैज स्पेंट अराउंड 13,000 आवर्स इन स्कूल टिल डेट। डू यू अग्री विद हर, वाई और वाई नॉट। शीतल 6th क्लास में है और वो कह रही है कि उसने लगभग 13,000 घंटे अभी तक स्कूल में बिताए हैं। तो क्या आपको लगता है शीतल सही बोल रही है कि नहीं बोल रही है, और आपको ऐसा क्यों लगता है ये भी बताना है। सो चलिए अंदाजा लगाते हैं, लेट्स एस्टिमेट। इफ शी स्पेंड्स 6 आवर्स इन अ डे पर डे एंड देयर आर अराउंड 200 स्कूल डेज इन अ ईयर, एक दिन में मान लो कि वो 6 घंटे स्कूल में बिताती है, और पूरे साल में 200 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हम स्कूल जाते हैं। सो टोटल कितने आवर्स ने स्पेंड किए स्कूल में पूरे साल में। सो 6 × 200 यानी 1200 पर ईयर, एक साल में 1200 घंटे। अब वो 6th ग्रेड में है, यानी 6 साल उसने 1200 घंटे दिए होंगे। सो 1200 × 6 तो आ जाएगा 72 आवर्स उसने स्पेंड किए होंगे। लेकिन वो क्या बोल रही है कि उसने 13,000 आवर्स स्पेंड किए हैं। सो दस 13,000 आवर्स इज एन ओवर एस्टिमेट, उसने ज्यादा सोच लिया है, अनलेस शी इंक्लूड्स आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा ईयर्स इन स्कूल। हो सकता है उसने जो स्कूल से रिलेटेड काम घर पे किया है, होमवर्क वगैरह, उसको भी काउंट कर लिया हो। सो 13,000 क्या है, ओवर एस्टिमेट है, उसने ज्यादा एस्टिमेट कर लिया है। Now, earlier people used to walk long distances as they had no other means of transport. Suppose you walk at your normal place, approximately how long would it take you to go from? So पहले लोग क्या है, कुछ ट्रांसपोर्ट के मीडियम नहीं थे तो पैदल ही बहुत दूर जाया करते थे। अब मान लीजिए कि आप पैदल चल रहे हैं, तो अप्रॉक्स मतलब कि अंदाजा लगा के आपको बताना है कि आपको कितना टाइम लगेगा। पहला क्या दिया है, योर करेंट लोकेशन टू वन ऑफ योर फेवरेट प्लेसेस नियर बाय। आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जो आपको बहुत पसंद है, जहां भी आप अभी रह रहे हैं वहां से, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। सो लेट्स से इट माइट टेक अबाउट 6 to 7 मिनट्स टू रीच दैट प्लेस। बहुत पसंद है तो हो सकता है घर के आसपास का एरिया हो, या आप अंदाजा लगा के कुछ भी टाइम बता सकते हैं। फिर योर करेंट लोकेशन टू एनी नेबरिंग स्टेट्स कैपिटल सिटी। सो इसका मतलब है कि आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं तो आपका पड़ोसी स्टेट कौन सा है, और उस स्टेट का जो पड़ोसी स्टेट है उसका कैपिटल यानी कि राजधानी कौन सी जगह है, कौन सी सिटी है, वहां तक आप अगर जाएंगे तो आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा। सिर्फ अंदाजा लगाना है, डोंट वरी अबाउट दैट, ऊपर नीचे हो सकता है नंबर, ठीक है। फिर है द सदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया टू द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया। जो इंडिया का नॉर्थ पॉइंट है और साउथ पॉइंट है, इनके बीच में कितने दिन लग सकते हैं। तो चलिए एक अंदाजा ले लेते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर 1 सोशल साइंस में देखा था। सो अप्रॉक्स मान लीजिए 3500 किलोमीटर है, तो हो सकता है कि 700 आवर्स लगे या 29 डेज, एक महीना लगभग लग जाए पैदल जाना। फिर यहाँ क्वेश्चन 7 है, मेक सम एस्टिमेशन क्वेश्चन एंड चैलेंज योर क्लासमेट। इस तरीके के क्वेश्चन आप बना सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को चैलेंज कर सकते हैं या उनके साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.12, सो गेम्स एंड विनिंग स्ट्रैटेजी। इसमें 2 तरीके के गेम कैसे आप खेलेंगे और कैसे हम जीत सकते हैं ये जानेंगे। सो नंबर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू प्ले गेम्स एंड डेवलप विनिंग स्ट्रैटेजी। नंबर्स को यूज करके हम गेम खेल सकते हैं और जीतने की स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। हियर इज अ फेमस गेम कॉल्ड 21, प्ले इट विद योर क्लासमेट देन ट्राई इट एट होम विद योर फैमिली। सो इस गेम का नाम है 21। सो इसका रूल फॉर गेम नंबर 1, इस पहले गेम का रूल क्या है, द फर्स्ट प्लेयर से 1, 2 और 3, देन द अदर 2 players टेक टर्न एडिंग 1, 2 और 3 टू द प्रीवियस नंबर सेट।
तो मान लीजिए जैसे आप और मैं खेल रहे हैं, तो आपने कहा 1, तो फिर उसमें मैंने इन तीनों नंबर में से क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया। तो 1 और 2 अब कितने हो गए, 3, तो मैंने 3 बना दिया। अब आपकी बारी, अब 3 में आप इन तीनों में से कोई सा ऐड करिए, है ना। सो आपने मान लो 2 ऐड कर दिया, तो अब टोटल 5 हो गया। फिर मेरी बारी, फिर मैं कुछ ऐड करूंगी, लेकिन इन्हीं तीनों नंबर में से ऐड करना है। और लास्ट में जिसकी भी बारी में सबसे पहले 21 आ जाएगा वो जीत जाएगा। सो वही यहाँ लिखा है, द फर्स्ट प्लेयर टू रीच 21 विंस। जो पहले 21 पे पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। प्ले दिस गेम सेवरल टाइम्स विद योर क्लासमेट। आर यू स्टार्टिंग टू सी द विनिंग स्ट्रैटेजी? विच प्लेयर कैन ऑलवेज विन इफ दे प्ले करेक्टली? What is the pattern of numbers that the winning player should say? There are many variations of this game. Here is another common variation. इस गेम को एक और तरीके से खेला जा सकता है जो हम आगे देखने जा रहे हैं। बाकी इसकी क्या विनिंग स्ट्रैटेजी है, अब क्या नंबर बोलेंगे तो जीत सकते हैं, ये सब आगे हम दोनों गेम समझने के बाद डिस्कस करेंगे। सो एक और वेरिएशन क्या है, उसका नाम है गेम नंबर 2। हम समझ लेते हैं। द फर्स्ट प्लेयर से अ नंबर बिटवीन 1 and 10। मान लो मैं और आप ही खेल रहे हैं, तो आप फर्स्ट प्लेयर हैं, तो आप 1 से लेके 10 तक के बीच का कोई नंबर बोलेंगे। देन द 2 players टेक टर्न एडिंग अ नंबर बिटवीन 1 and 10। फिर जो दूसरा प्लेयर है वो उसमें 1 से 10 के बीच का कोई नंबर ऐड करेगा। ऐसे ही ऐड करते जाएंगे, जो सबसे पहले 99 तक पहुंचेगा वो जीत जाएगा। इसमें भी हमें पता करना है कि क्या कोई स्ट्रैटेजी आपको मिल रही है जिससे कि प्लेयर वो यूज करे तो हमेशा जीत जाए। मेक योर ओन वेरिएशन ऑफ दिस गेम। सो आप भी इसी तरीके की वेरिएशन इस गेम में क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए दोनों गेम के बारे में समझ लेते हैं। पहला है गेम 1, रीचिंग 21 तक पहुंचना है। सो इसमें गोल क्या है कि पहले कौन सा प्लेयर 21 पे पहुंच जाएगा। सो रूल क्या होगा, हमें 1, 2, 3 में से ही कोई सा नंबर ऐड करना है करेंट टोटल में। विनिंग स्ट्रैटेजीज की क्या होगी, टू विन वी नीड टू मेक श्योर दैट अदर प्लेयर्स से 18, because if they say 18 we can always add enough to reach 21 on your next turn। हम जो भी दो जने गेम खेल रहे होंगे हमेशा कोशिश करेंगे कि सामने वाला 18 पहले बोल दे। अगर मान लो कि आपने 18 पहले बोल दिया तो मेरे पास 1, 2, 3 में से मैं क्या ऐड कर दूंगी, 3 ऐड कर दूंगी, तो वो 21 हो जाएगा, है ना, और मैं जीत जाऊंगी। सो की आइडिया क्या है, यू वांट टू फोर्स द अदर प्लेयर इनटू अ पोजीशन वेयर दे हैव नो चॉइस बट टू से अ नंबर दैट मेक्स इट इजी फॉर यू टू विन। कि ऐसे आप नंबर्स बोलते जाइए कि जो लास्ट सिचुएशन ऐसी आ जाए 18 ही उसे बनाना पड़े और आप जीत जाए। ऐसे ही है रीचिंग 99 वाला जो गेम 2 है, तो इसका गोल क्या है कि फर्स्ट प्लेयर 99 तक पहुंचेगा वो जीत जाएगा। तो रूल क्या है कि 1 से 10 तक के बीच में का कोई नंबर आप ऐड कर सकते। सो विनिंग स्ट्रैटेजी क्या है, ऑलवेज ट्राई टू गेट द नंबर 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 एंड फाइनली 99 ऑन योर टर्न। आपको अपनी तरफ हमेशा कोशिश करना है कि ये वाले नंबर्स आपको मिल जाए। मान लो कि आपने 88 बोला, तो सामने वाला मैक्सिमम क्या ऐड कर सकता है, 10 ऐड कर सकता है ना। तो 10 ऐड करेगा तो 98 ही होगा, 99 तो नहीं होगा। फिर आपकी टर्न आ जाएगी, आप एक ऐड कर देंगे और 99 पे पहुंच जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है, देयर इज ओनली वन सुपर सेल नंबर ग्रेटर देन ऑल इट्स नेबर इन दिस ग्रिड। इफ यू एक्सचेंज 2 डिजिट ऑफ वन ऑफ द नंबर्स देयर विल बी 4 सुपर सेल। फिगर आउट विच डिजिट टू स्वैप। यहाँ पर जो ये टेबल दिया गया है इसमें एक सुपर सेल है, ये सेंटर वाला। किसी भी एक नंबर की डिजिट में चेंज करना है जिससे कि हम इस पूरे टेबल में 4 सुपर सेल बना सके। सो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम बीच वाले नंबर को ही चेंज कर दे। क्यों? क्योंकि बीच वाला नंबर 4 कॉर्नर के जो सेंटर के नंबर है वहां से रिलेटेड है। टू क्रिएट 4 सुपर सेल ट्राई स्वैपिंग द 6 and 1 in 62,871 मेकिंग इट 12,876। सो ये क्या बन जाएगा, अभी है 62,871 तो ये बन जाएगा 12,876। बाकी के सभी नंबर आप सेम रख दो। सो ये जो पिंक कलर से अब आपको दिख रहे हैं ये 4 सुपर सेल हमारे हो। सो आफ्टर दिस स्वैप द न्यू सुपर सेल विल बी 39,344 जो कि बड़ा है अपने नेबर से, फिर 23,609, फिर 45,306 एंड देन 50,319। ये चारों क्या है, सुपर सेल है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी राउंड्स डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच द कापेकर कांस्टेंट। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि मान लो बर्थ ईयर 2001 है। सो ये कितनी बार में कापेकर कांस्टेंट तक पहुंचेगा। सो कापेकर कांस्टेंट का रूल क्या था, कोई से भी 4 डिजिट का नंबर लेना है हमें, फिर रीअरेंज करना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में, फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे और ऐसा रिपीट करते जाएंगे तब तक जब तक कि 6174 यानी कि कापेकर कांस्टेंट ना आ जाए। सो मैंने एग्जांपल लिया 2001, तो राउंड 1 में बढ़ते हुए क्रम में नंबर बनेगा तो 2100, फिर असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में जो नंबर बनेगा 0012 यानी 12। सो 2100 में से 12 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा
2088। सो 2088 राउंड 2 में हमारा नंबर हो गया। अब 2088 का डिसेंडिंग ऑर्डर या बड़ा नंबर क्या बनेगा 8820, स्मॉलर नंबर क्या बनेगा 0288, इनको हम माइनस करेंगे तो 8532 बनेगा। सो ये बड़ा नंबर क्या बन जाएगा 8532 ही रहेगा और छोटा क्या बनेगा 2358। सो इनको माइनस करेंगे तो आ गया 6174। It takes 3 rounds. Now we are the group of 5-digit numbers between 35,000 and 75,000 such that all of our digits are odd. Who is the largest number in our group? Who is the smallest? And who among us closest to 50,000? देखो 5 digit के numbers बनाने हैं 3। पहला क्या बनाना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, दूसरा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, तीसरा ऐसा नंबर बनाना है जो 50,000 के पास हो। लेकिन तीनों में कंडीशन क्या है, तीनों 35,000 से बड़े होने चाहिए और 75,000 से छोटे होने चाहिए, मतलब इसी बीच में आए और सारे डिजिट इन 5-5 डिजिट के नंबर की ऑड नंबर होने चाहिए, यानी 1 3 5 7 9। तो पहले छोटा नंबर पता करते हैं। छोटे नंबर के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं 1 से कोई भी नंबर बनाऊंगी, मान लो 1 3 5 7 9, सो ये क्या बन रहा है 13,579। ये तो 35,000 से छोटा हो गया। ऐसे ही मान लो मैंने 3 ले लिया, 1 तो नहीं हुआ, 1 से बड़ा ऑड नंबर क्या है 3 से बनाया तो ये 31,000 आ रहा है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 35,000 से छोटा है। सो पहला नंबर लेंगे 3, फिर 5 और फिर तीनों ले लेंगे 1। तीनों 1 क्यों लिए, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। 1 से बड़ा लूंगी तो क्या होगा 3 5 यही आएंगे, तो ये तो बड़ा हो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा, हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। सो 35,111 इज द आंसर। देन बड़ा नंबर बनाना है, तो बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले 9 लूं, तो 9 से अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो 75,000 तक ही तो रखना है, उससे बड़ा बन जाएगा 90 की लाइन में आ जाएगा, है ना। सो 9 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते। 7 5 से स्टार्ट करूंगी तो भी बड़ा हो जाएगा, क्यों 7 5 2 डिजिट हो गई, आगे मैं 1 लगाऊं अगर 0 तो लगा नहीं सकती क्योंकि 0 इवन नंबर है, हमें ऑड नंबर लेना है तो सबसे छोटा 1 है। तो 75 के बाद अगर मैं 1 1 1 भी ले रही हूँ, 5 डिजिट का बनाना है हमें, तो वो 75 से बड़ा हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन हमारे पास बचा 7 लेंगे और उसके बाद 3 वाला ऑड डिजिट लेंगे, ठीक है 73999। अब 999 क्यों, क्योंकि हमें बड़ा बनाना था। तो ऐसे ही 50,000 के पास कौन सा ऐसा 5 डिजिट का नंबर होगा जिसमें सभी ऑड डिजिट होंगे। सो 51,111 ये सबसे नियरेस्ट है और सारे डिजिट क्या है ऑड नंबर है और 5 डिजिट का नंबर है। नाउ एस्टिमेट द नंबर of holidays you get in a year including weekends, festival and vacation, then try to get an exact number and see how close your estimate is। यहाँ पर आपको अंदाजा लगाना है कि पूरे साल में आपको कितनी छुट्टियां मिलती। 52 वीक्स होते हैं पूरे साल में, वीकेंड हम सैटरडे और संडे को बोल रहे हैं। अगर एक वीक में 2 छुट्टियां मिल रही है तो 52 वीक में कितनी छुट्टियां मिलेंगी 104। पब्लिक हॉलीडेज मान लो कि 10 या 15 होते हैं, फिर वैकेशन मान लो 15 या 20 डेज की है। सो इनमें से अप्रॉक्स लिया, अंदाजा लगाना है तो 139 डेज आ रहा है। एग्जैक्ट अगर आप लोगे तो आपके यहाँ पर क्या छुट्टियां मिलती हैं उसके हिसाब से लोगे। सो मान लो 120 डेज एग्जैक्ट छुट्टियां हैं इस साल। सो कंपैरिजन करेंगे तो बिल्कुल आसपास ही है हमारा 139 और 128। आपके यहाँ पर एग्जैक्ट क्या आ रहा है वो आप पे डिपेंड करता है। देन एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर्स अ मग, बकेट एंड ओवरहेड टैंक कैन होल्ड। इन तीनों में कितना पानी आ सकता है अंदाजा लगाना है। सो मग में 500 ml आधा लीटर तक पानी आ सकता है, बकेट में 10 से 15 लीटर तक आ सकता है, 20 लीटर भी आ सकता है। ओवरहेड टैंक में मैंने 500 से 2000 लीटर लिखा है। देन नेक्स्ट इज राइट 1 5 डिजिट नंबर एंड 2 3 डिजिट नंबर सच दैट देयर सम इज 18,670। हमें एक 5 डिजिट का नंबर लेना है। लेट्स से मैंने 18,100 लिया, फिर एक 3 डिजिट का नंबर लिया 250 और दूसरा 3 डिजिट का नंबर लिया 320। सो हमें 2 3 डिजिट के नंबर लेने थे और इनका सम जो कि हम करेंगे तो आ जाएगा 18,100 प्लस 570 यानी 18,670। यही हमें क्वेश्चन में कहा है। नाउ चूज अ नंबर बिटवीन 210 एंड 390, क्रिएट अ नंबर पैटर्न सिमिलर टू दो शोन इन सेक्शन 3.9 दैट विल सम अप टू दिस नंबर। सो हमें सेक्शन 3.9 जो हमने पिछले पार्ट में देखा था इमेज के थ्रू सम बताना है। सो 210 से 390 के बीच का कोई नंबर लो। लेट्स से मैंने 360 ले लिया। अब इसको एक हेक्सागोनल पैटर्न ले लिया जिसमें 6 बार मैंने 60 लिख दिया। क्यों 60 अगर मैं 6 टाइम्स करूंगी तो 360 आएगा जो कि मैंने नंबर चुना था। नेक्स्ट है रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 फ्रॉम चैप्टर 1 टेबल 1 व्हाई द कॉलेक्स कंजक्चर्स करेक्ट फॉर ऑल स्टार्टिंग नंबर इन दिस सीक्वेंस। सो इसमें क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 क्या होती है 2 4 8 16 32, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। कॉलेट्स कंजक्शन के रूल ये सारे हमने पहले डिस्कस किए हैं कि इवन नंबर होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, ऑड होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे। तो हमें बताना है कि कॉलेट्स कंजक्शन जो है करेक्ट क्यों हो रहा है पावर ऑफ 2 के हर नंबर के साथ, क्योंकि सारे नंबर क्या है इवन नंबर है 2 4 8 16 32। अब हम सभी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। सो ये हम पहले भी करके देख चुके हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 16 का, तो 16 को 2 से डिवाइड किया 8, ऐसे ही 2 से
डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ 2 के केस में हमेशा सही होता है। नाउ नेक्स्ट, ऐसे ही हमें 100 को प्रूव करना है कॉलर्स कंजक्शन है कि नहीं। सो वही स्टेप, 100 इवन है तो 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 50 आएगा, 50 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसे आप करोगे तो 25 बार में लास्ट में आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। सो यस, ये भी करेक्ट है। नाउ ऐसे ही नेक्स्ट जो हमने अभी गेम के लिए देखा था, 22 तक जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। सो उसकी क्या विनिंग स्ट्रैटेजी है? सारे रूल सेम है जो मैंने पहले बताया, तो आप लिख सकते हैं। ओके, अब एक ये लास्ट क्वेश्चन पिछले पार्ट का है, ये मिसिंग है। उसमें आप देख सकते हैं कि 1000 हम बना सकते हैं कि नहीं दिए हुए नंबर में से। सो नहीं बना सकते हैं। बाय डूइंग सम ऑफ गिवन नंबर वी कैन नॉट मेक 1000 बाय यूजिंग एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। चाहे तो 400 को 3 टाइम्स ऐड कर रही हूँ तो 1200 आ रहा है जो कि 1000 से ज्यादा है, 2 टाइम्स ऐड कर रही हूँ तो 800 आ रहा है जो कि 1000 से कम है। सो 1000 नहीं बनेगा, और किसी वे में बन जाएगा बट ऐड करके हम नहीं बना सकते। बाकी 14,000, 15,000 और 16,000 सारा उस पार्ट में है, सिर्फ ये वाला पार्ट मिसिंग था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो इसके साथ हमने चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।